हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर मनोहर रे की बुक और एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और इसी में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। और आइए देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो निरसन नियम यानी कि एलिमिनेशन लॉ पर निर्धारित था। मतलब क्या था, इस पर लागू होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले निरसन नियम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि अगर 2 + 3 = 2 + x = 2 + 3 हो तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा गया x = 3। तो यही होता है क्या, एलिमिनेशन नियम यानी कि निरसन नियम। मतलब हमें पहले से पता है कि x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ x का वैल्यू 3 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं। यदि कभी लिखा हो कि x + y, इसको हटा दे रहे हैं, फिर से दिखाते हैं लिखकर। देखिए, यदि x + y = y + z हो तो देखो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x = z के हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब कभी जैसे यहाँ y था, यहाँ y था, तो x + y y + z के बराबर तभी होगा जब यहाँ x का वैल्यू z हो जाए, जब यहाँ z के जगह पर क्या हो जाए, x हो जाए। देखो z के जगह पर x हो जाए, यहाँ पर x यहाँ आ जाए, तो ये y + x + y के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या z यहाँ आ जाए, नहीं, इसको z लिख दें, z बना दे, x को क्या बना दे, z, तो z + y y + z के बराबर हो जाएगा क्रमविन्मय नियम से। देखो क्रमविन्मय नियम से बराबर हो जाएगा कि नहीं, बराबर हो जाएगा। तो ऐसा है। तो वास्तव में यहाँ क्या था, x था, यहाँ क्या है, z। तो यहाँ से x = क्या मिलता है, z, या z = क्या मिलता है, x। ये होता है निरसन नियम, यानी कि x = z पर ये सत्य है, x = z पर ये सत्य है। तो ये कौन बता रहा है, जब कोई इक्वेशन जो है किसी वैल्यू पर सत्य होता है तो वहाँ क्या लागू होता है, निरसन नियम लागू होता है। ठीक है, तो वास्तव में इसको ऐसे ही समझा जाता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर a + b = b + c लिखा हो तो b से b कैंसिल, समझ लो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, = c। ये होता है निरसन नियम। ये बताओ ये दोनों कब बराबर होगा, ये दोनों तब बराबर होगा जब a के जगह पर c हो जाए या c के जगह पर a हो जाए। देखो a के जगह पर अगर c कर दे तो c + b = b + c, दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्रमविन्मय नियम है, यहाँ c + b है, यहाँ b + c है, इधर उधर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर है। ठीक, तो यहाँ ऐसे समझा जा सकता है कि a = c हो जाए या c = a हो जाए, तो ये हो गया। ठीक, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि a × b = b × c। ये कब होगा, अब b से b को कैंसिल समझो, और a = क्या आ जाएगा, c। ये भी a = c पर सत्य है। अगर तीसरा एग्जाम्पल और समझना है तो मान लो 5 × x = 3, 5 × 3। अब बताओ क्या होगा, अब x बराबर 5 आएगा, सॉरी 5 से 5 कैंसिल कर दो, x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यह भी बराबर होगा। तो ये जो नियम पता चल रहा है कि ये बराबर हो जाए इसके तो ये सही होगा, ये बराबर हो इसके तभी ये सही होगा, x बराबर 3 हो तभी ये सही होगा। ऐसे ही यहाँ देखो, अगर 3 × 5 हो, अगर 3 × क्या हो, 5 हो, और a × 5 हो, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 = a या a = 3। तो a = 3 पर ये क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखो डी वाला 3 × 5 a × 5, देख रहे हो ना, 3 × 5 a × 5, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 = a, 3 = a या a = 3, तो a = 3 दिया हुआ है, ये सत्य है। तो ये किस पर सत्य है, निरसन नियम पर सत्य है। ठीक है, तो अगर निरसन नियम लिखना ही है तो सिर्फ यही लिखोगे। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें खास, समझने के लिए यही काफ़ी है। ठीक है, ये होता है क्या, निरसन नियम। अब ये योग पर है, ये गुणन पर है, किस पर है, गुणन पर है। और यहाँ लिख दे रहे हैं सामने x = 3 पर ये सत्य है। तो ये क्या है, गुणन का, ये क्या है, गुणन का निरसन नियम, ये क्या है, गुणन योग का निरसन नियम, ये क्या है, गुणन का निरसन नियम। यहाँ पर यही क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है,
फिर यहाँ तो हमने समझाया ही था, और कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है। अगर कोई कहे P प्लस क्यू इक्वल टू A प्लस बी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो यहाँ निल्सन नियम लागू नहीं होगा। अगर यहाँ Q होता तो Q से Q कैंसिल समझो, तो P इक्वल टू क्या बचेगा A, तो P इक्वल टू A पर यहाँ निल्सन नियम लागू होता है, यानी कि निल्सन नियम से दोनों क्या होगा, सत्य होगा। फिर से समझो कि P प्लस क्यू इक्वल टू A प्लस क्यू है, तो ये कब सत्य होगा, ये कब सत्य होगा, जब देखो Q कैंसिल हो गया, बचा क्या P और यहाँ क्या बचा A। अगर P बराबर A हो जाए तभी ये सत्य है। इसका मतलब जो इतनी बातें लिखी गई हो तीनों, ये इक्वल टू इतना और इतना लिखा गया हो, तो समझ लो क्या है, निल्सन नियम है, ठीक है। और पॉज करके नोट कर सकते हो। अब इसको हटा रहे हैं यहाँ से हम। तो क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ यही बताना था, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, 14 का ए कह रहा 3 इंटू 8 प्लस 7। तो देखो 3 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल्स टू, ध्यान से सुनो, तो कोष्टक ओपन कर दो। कोष्टक ओपन करोगे तो बट जाएगा, 3 8 के पास जाएगा, 3 7 के पास, तो 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7। तो ये क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। और किस पर वितरण हो रहा है, गुणन का योग पर। तो लिख सकते हैं गुणन का योग पर वितरण नियम पर यह कथन क्या है, सत्य है, सत्य है, ठीक है। यह कथन सत्य है, लिख सकते हो ऐसे जैसे बोल रहे हैं। यहाँ लाइन से नीचे लाइन से लिख लेना कि गुणन का योग पर वितरण नियम पर यह कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि कह रहा है कि किस गुणधर्म के अंतर्गत, तो लिख सकते हो गुणन का योग पर वितरण नियम के गुणधर्म पर यह कथन क्या है, सत्य है। उसको ऐड कर लोगे जो हमने बोला है अभी, ठीक है, सुन के लिख देना। फिर देखो 3 A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। देखो मिलाओ, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या है, सहचर्य नियम नहीं होता था, सहचर्य नियम योग का। तो लिखेंगे योग पर सहचर्य या योग का सहचर्य, सहचर्य नियम के गुणधर्म पर, के गुणधर्म पर यह कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। फिर कह रहा है 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। देखो 3 इंटू 2 फिर 2 इंटू 3, A इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। इसका मतलब क्या है, A इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, मतलब क्रम को बदल गया। तो किस पर, गुणन पर। तो लिखेंगे गुणन के क्रम विनिमय नियम पर, क्रम विनिमय नियम पर या नियम के गुणधर्म पर, के गुणधर्म पर निम्नलिखित कथन क्या है, सत्य है, ठीक। और ये क्या है 3 इंटू 5, A इंटू 5, 5 कैंसिल, 3 इक्वल्स टू A या A इक्वल्स टू 3 आ गया ना। तो ये जो है किस पर सत्य है, ये किस पर सत्य है, निल्सन नियम पर, है ना, निल्सन नियम पर। इसको हटा रहे हैं, तो यहाँ लिख लोगे निल्सन नियम पर, ठीक, निल्सन नियम के, निल्सन नियम के गुणधर्म पर दिया गया कथन सत्य है, ठीक है, गुणधर्म पर दिया गया कथन सत्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। और अब तुरंत देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको हटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, संख्या रेखा पर कुछ संख्याओं को दिखाना है। संख्या रेखा पर, तो दिमाग में आ जाना चाहिए संख्या रेखा, है ना। संख्या रेखा का मध्य बिंदु पर क्या स्थित होता है, संख्या रेखा के मध्य बिंदु पर क्या स्थित होता है, शून्य, पता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर निम्न संख्याओं कौन कौन, निम्न संख्याओं -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए, तो हमें इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे,
नंबर लाइन खींचेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे और उसका मध्य बिंदु पर क्या स्थित होता है, शून्य को स्थित करेंगे। इधर क्या होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ऐसे होता है। इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये। अब बताओ हमें संख्या रेखा पर क्या दिखाना है, हमें संख्या रेखा पर -5 दिखाना है। -5 कहाँ है, यहाँ है। चलो यहाँ लिखते हैं बिंदु O और यहाँ लिख देते हैं A B C D E F G, देख रहे हो ना। और इधर लिख देते हैं H P Q R S T U V, है ना। अब बताओ क्या दिखाना है, हमें दिखाना है -5। तो लिखेंगे अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं कौन कौन सी, -5 -2 0 1 2 5 बिंदु क्रमशः बिंदु किस पर स्थित है, क्रमशः बिंदु -5 कहाँ स्थित है, T पर, और -2 कहाँ स्थित है, Q पर, और 0 कहाँ स्थित है, O पर, 1 कहाँ स्थित है, A पर, 2 कहाँ स्थित है, B पर, और 5 कहाँ स्थित है, और E पर स्थित है ना। अभीष्ट संख्या इतना इतना क्रमशः बिंदु इतना संख्या रेखा पर, संख्या यहाँ लिख लोगे रेखा पर T Q O, यहाँ बिंदु लिख लो, संख्या रेखा पर बिंदु T Q O A B और E पर स्थित हैं। तो बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा करोगे तो जैसे बाकी सब नीले से लिखना, और जो मुख्य है जैसे -5 के लिए T ब्लैक से लिख देना, स्पष्ट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस क्वेश्चन नंबर 15 तक, और ये था एक्सरसाइज 1A डॉक्टर मनोहर ने प्रश्नावली 1A संख्या पद्धति चैप्टर का, है ना। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।